सुहानी के माता पिता दोनों की ही कोरोना की चपेट में आने से मौत हो गई थी। सुहानी के पिता अंडा पराठे का ठेला लगाते थे। माता पिता के गुजर जाने के बाद सुहानी ने अंडा पराठे का ठेला लगाना शुरू कर दिया। सुहानी का एक छोटा भाई था अमन। माता पिता की मौत के बाद सुहानी ने अमन की पूरी जिम्मेदारी संभाल ली थी। अमन सरकारी स्कूल में पढ़ने जाया करता था। सुहानी शाम को अंडा पराठे का ठेला लगाती थी। तब तक अमन स्कूल से लौट आता था और काम में सुहानी की मदद करता था। अरे बहन जी, एक प्लेट अंडा पराठा लगाना। मेरे लिए भी एक प्लेट अंडा पराठा लगा दो। अभी लो साहब। अरे तुम्हारे अंडा पराठा में बड़ा स्वाद आता है, जी करता है एक और खा लूं। तो एक और ले लो साहब। सुहानी के पुराने और बंधे हुए ग्राहक थे जो कभी उसके पिता के बनाए हुए अंडा पराठा खाते थे। वो अब सुहानी के बनाए हुए अंडा पराठा खाने लगे। सुहानी का भाई अमन धीरे धीरे बड़ा होने लगा था और एक दिन, दीदी, स्कूल के सभी दोस्त वाटर पार्क घूमने जा रहे हैं, मुझे भी जाना है, 500 रुपए दे दो। अमन, मेरी इतनी कमाई नहीं है कि 500 रुपए तुझे घूमने के लिए दे सकूं। तू तो जानता है जो कमाई होती है उसकी आधी लागत सामान लाने में चली जाती है और बाकी बचे हुए पैसों से घर का खर्च चलता है। दिन रात मेहनत करके मैं तुझे पढ़ा रही हूँ ताकि तुझे बड़ा होकर मेरी तरह अंडा पराठा ना बेचना पड़े। तू पढ़ाई में ध्यान लगा और पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जा। अमन बुझे मन से जी दीदी कहकर स्कूल चला जाता है। स्कूल में, अरे तू वाटर पार्क घूमने के लिए पैसे लाया है? नहीं, दीदी ने मना कर दिया है। तेरी दीदी नहीं चाहती है कि तू कहीं घूमे फिरे। चल चिल मार। अमन का दोस्त उसे एक सिगरेट देता है और दोनों सिगरेट पीने लगते हैं। अमन को अब धीरे धीरे सिगरेट पीने और गुटखा खाने की आदत लग गई थी, जिसके लिए वो अंडे चुरा कर बेचने लगा। सुहानी जब अंडा पराठा बनाती तब अमन उसकी मदद करने के बहाने वहां पर खड़ा हो जाता और रोज 2-4 अंडे चुरा कर उन्हें बेच देता और उन पैसों से सिगरेट पीता और गुटखा खाता। मैंने तो 4 कैरेट अंडे लिए थे, लेकिन सभी कैरेट में से एक एक अंडा गायब है। सुहानी अंडे वाले की दुकान पर जाती है। अरे भैया, तुमने 4 कैरेट में से एक एक अंडा कम करके दिया है। कैसी बात कर रही हो बहन जी, इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने तो पूरे अंडे दिए हैं, तुम ठीक से चेक करो। और एक दिन, दीदी का ध्यान तो ग्राहकों के लिए अंडा पराठा बनाने में है। मैं आज ज्यादा अंडे चुरा लेता हूँ। इसे बेचकर सिगरेट और गुटखा के साथ साथ एक कोल्ड ड्रिंक भी ले लूंगा, बहुत गर्मी है। इस तरह अमन सुहानी की नजरें बचाकर रोज ज्यादा अंडे चुराने लगा। भाई, अंडे रोज चोरी हो रहे हैं, मुझे बहुत घाटा हो रहा है। इस तरह से तो मेरा काम चौपट हो जाएगा। दीदी, वो अंडे वाला तुम्हें कम अंडे देता है, इस बार तुम ध्यान से देखना। नहीं, वो तो पूरे अंडे देता है, चोर कोई और ही है। अमन रोज शाम को थोड़ी देर के लिए ठेले के पास से गायब हो जाता था। ये बात सुहानी काफी दिन से नोटिस कर रही थी और सुहानी को अमन पर शक हो गया था। दूसरे दिन शाम को सुहानी अपना ठेला लगाती है। उस दिन उसके ठेले पर ज्यादा ग्राहक आए। अरे बहन जी, एक प्लेट अंडा पराठा लगाना, मेरे लिए डबल एग पराठा। सुहानी का अंडा पराठा बनाने का सामान जल्दी ही खत्म हो गया था। अमन भी ठेले पर नहीं था। तभी उसके ठेले पर एक आदमी, अरे एक डबल एग पराठा लगाना। साहब, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, सामान खत्म हो गया है, मैं बाजार से सामान लेकर बस 5 मिनट में आई। सुहानी अपने ठेले को छोड़कर जल्दी से सामान लेने बाजार गई। तभी उसने बाजार में अमन को अपने दोस्तों के साथ सिगरेट पीते हुए देख लिया। सुहानी अमन से बिना कुछ कहे ही सामान लेकर वापस आ गई। ये लीजिए साहब, आपका डबल एग पराठा तैयार है। उस दिन सुहानी को काम खत्म करने में ज्यादा देर हो गई थी। ओह, आज तो रात ज्यादा हो गई है, घर जाकर खाना भी बनाना है। सुहानी अपना सामान समेट ही रही थी कि तभी एक पुलिस वाला वहां आया और सुहानी के ठेले पर डंडे से मारते हुए उसने, ए लड़की, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? जी साहब, घर जा रही हूँ, बस सामान रख रही थी। पहले मुझे एक प्लेट अंडा पराठा बना कर दो। साहब, अंडे तो खत्म हो गए, वो आज ग्राहक ज्यादा आए थे ना, तो सब अंडे खत्म हो गए, इसीलिए तो आज घर जाने में देर हो गई साहब। क्या कहा, अंडे खत्म हो गए? और इतना कहकर पुलिस वाले ने सुहानी का ठेला पलट दिया, जिससे ठेले का सारा सामान जमीन पर बिखर गया। सुहानी का बहुत नुकसान हो गया, लेकिन उस पुलिस वाले का इससे भी मन नहीं भरा। उसने सुहानी के ठेले पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए और सुहानी का ठेला तोड़ दिया। सुहानी वहां जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। छोड़ दो साहब, मेरे ठेले को मत तोड़ो, छोड़ दो। सुहानी उस पुलिस वाले के हाथ पैर जोड़ती रही, उससे दया की भीख मांगती रही, लेकिन उसने सुहानी की एक नहीं सुनी।
सब कुछ बर्बाद करके वो जब वहां से चला गया तो सुहानी अपने टूटे फूटे ठेले को लेकर घर आई। घर आकर सुहानी ने देखा कि अमन शराब के नशे में धुत बेहोश पड़ा था। ओह, तो ये अब नशा भी करने लगा है। आज तो सब खत्म हो गया, जो कमाया था सब बर्बाद हो गया। दूसरे दिन सिगरेट और दारू, अब क्या बाकी रह गया है तेरे लिए? मैंने सोचा था तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाएगा तो हमारे बुरे दिन खत्म हो जाएंगे, लेकिन तेरी आंखों में तो शर्म है ही नहीं। और सुहानी अमन को घर से निकाल देती है। अमन अपने उन दोस्तों के पास गया जिनके साथ वो नशा किया करता था, लेकिन सबने उसे अपने घर में रखने से मना कर दिया। नहीं यार, तू समझा कर, माँ नहीं मानेगी। यार तू अपनी बहन से माफी मांग ले और घर चला जा। सब तरफ से निराश अमन की आंखें खुल गई थी। सुहानी को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। सुहानी का ठेला नहीं लगाने की वजह से उसके ग्राहक अब दूसरी जगह जाने लगे थे। तभी सुहानी की नजर उसकी झोपड़ी में रखे एक टेबल पर पड़ी। कुछ पैसे हैं मेरे पास, क्यों ना इस टेबल को बाहर रख दूं और अपनी झोपड़ी से ही अंडा पराठा का बिजनेस फिर से शुरू कर दूं। सुहानी बाजार जाकर 3-4 प्लास्टिक की कुर्सियां खरीद कर ले आई और उस टेबल कुर्सियों को अपनी झोपड़ी के बाहर लगा दिया और वहां एक बोर्ड लगा दिया, सुहानी अंडा पराठा। अगले दिन से उसकी दुकान पर ग्राहक भी आने लगे। सुहानी के पास ज्यादा पैसे तो नहीं थे, इसलिए उसने चीज वगैरह ना खरीद कर अपनी झोपड़ी में ही अपने हाथों से टमाटर की लाल चटनी बनानी शुरू कर दी। अरे 1 प्लेट अंडा पराठा लगाना और हाँ, लाल चटनी जरूर देना। जी साहब। 1 प्लेट बटर अंडा पराठा लगा दो। डबल एग बटर पराठा लगा दो। मेरे लिए भी, मेरे लिए भी। अरे वाह, लाल चटनी तो बहुत ही लाजवाब बनी है। इसके साथ अंडा पराठा खाने का मजा ही अलग है। दर-दर की ठोकरें खाकर और रात सड़कों पर गुजारकर अमन को अपनी बहन की याद आ रही थी। दीदी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, बदले में मैंने उनकी मदद करने की बजाय उन्हें निराश किया। अमन सुहानी के पास जाता है। दीदी मुझे माफ कर दो, प्लीज दीदी, मैं अब ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। सुहानी उसे गले से लगा लेती है। अमन अब रोज स्कूल जाने लगा था और शाम को अंडा पराठा बनाने में सुहानी की मदद करता था। सुहानी अंडा पराठा बनाती और अमन उसे ग्राहकों को परोसता था। अमन, ये 4 अंडा पराठा और लाल चटनी पैक करके नंदू चाचा की दुकान पर दिया। ठीक है दीदी। सुहानी को आस पड़ोस की दुकानों और घर से फोन पर अंडा पराठे का ऑर्डर मिलने लगा था और अमन ऑर्डर डिलीवर करने लगा। सुहानी की झोपड़ी के बाहर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। आसपास के ऑफिस के कर्मचारी भी उसकी दुकान पर अंडा पराठा खाने आने लगे थे और अब सुहानी की अच्छी कमाई भी होने लगी थी। कुछ दिन बाद उसकी झोपड़ी के बाहर एक पुलिस की गाड़ी आकर रुकी, जिसे देखकर सुहानी घबरा गई। अरे सुहानी कौन है? जी साहब, मैं हूँ। जिस पुलिस वाले ने तुम्हारा ठेला तोड़ा था उसे सजा दे दी गई है। अब तुम अपना ठेला वहां लगा सकती हो। लेकिन आपको किसने बताया? अमन नाम के लड़के ने थाने में आकर उसकी शिकायत की थी और हाँ, थाने की तरफ से तुम्हें एक ठेला और कुछ पैसे दिए जा रहे हैं, जिससे कि तुम अपनी दुकान फिर से लगा सको। धन्यवाद साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुहानी अमन को गले से लगा लेती है। सुहानी और अमन फिर से बाजार में अपना अंडा पराठे का ठेला लगाने लगते हैं और उसके पुराने ग्राहक फिर से उसके ठेले पर आने लगते हैं। सोना सिर्फ 6 साल की थी जब उसके माता पिता एक एक्सीडेंट में मारे गए और तब से ही सोना की जिंदगी बद से बदतर होती चली गई। कहने को तो उसके चाचा चाची उसका ख्याल रखने के लिए उसे अपने साथ ले आए थे, लेकिन हकीकत इससे बहुत अलग थी। ये देखो, ये महारानी अब तक सो रही है। ए कामचोर, उठ जल्दी से, वरना तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगी। चाची, बस अभी उठ रही हूँ। फौरन उठकर खड़ी हो जा, आज पिंकू का बर्थडे है, हम सब पिकनिक पर जा रहे हैं। 1 घंटे में निकलेंगे तो उससे पहले सबके खाने और ले जाने के लिए सैंडविच तैयार हो जाने चाहिए, समझी? चाची, मैं भी चलूं क्या आपके साथ? कोई जरूरत नहीं है, तुझे पाल रहे हैं ये कम है क्या, जो अब तुझे घुमाने फिराने का भी ठेका ले लें हम? सोना के साथ हमेशा ऐसा ही होता था। सोना को हमेशा से घूमने और नई नई जगहें देखने का बहुत शौक था, लेकिन अपने माता पिता को खोने के बाद से ही सोना के शौक तो दूर की बात है, उसकी बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं हो रही थी। सुन, ये सैंडविच यहाँ क्यों रखा है? चाची, ये एक सैंडविच मैंने अपने लिए रख लिया था। और ऐसा करने से पहले तूने मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा
अगर पूछ लेती तो शायद मैं ये सैंडविच तुझे खाने भी देती, लेकिन नहीं, तुझे तो बहुत अक्लमंद बनना है ना। ठीक है, अब तेरी सजा ये है कि जब तक हम लोग पिकनिक से वापस घर नहीं आ जाते तू भूखी रहेगी। ला ये सैंडविच मुझे दिलाकर, और रसोई में भी मैं ताला डालकर जाऊंगी। नहीं चाची, ऐसा मत करो, मैंने कल शाम से कुछ नहीं खाया है। सोना रोते हुए अपनी चाची से माफी मांगती रही, लेकिन उसकी चाची का दिल नहीं पसीजा। सभी लोग सोना को घर में अकेला छोड़कर पिकनिक पर चले गए। घर की रसोई पर ताला था और न ही सोना के पास कुछ खरीदने के लिए पैसे थे। सोना रोती रही, लेकिन वहाँ उसकी सिसकियां सुनने वाला भी कोई नहीं था। रोते रोते कब उसकी आंख लग गई, खुद सोना को भी पता नहीं चला। कहाँ गया वो सब? अरे लगता है वो सब सपना था, लेकिन वो जगह कितनी अच्छी थी। काश मैं वैसी ही जगह पर सचमुच जा सकती। सोना ये सब सोच ही रही थी कि अचानक उसे अपने हाथ के पास कुछ महसूस हुआ। उसने ध्यान से देखा तो वहाँ एक किताब रखी हुई थी जो उसने इससे पहले कभी नहीं देखी थी। अरे ये किताब किसकी है? पिंकू की तो नहीं लग रही, और ये देखने में भी कितनी सुंदर है, लेकिन ये मेरे सिरहाने आई कहाँ से? इसे खोल कर देखती हूँ, इसे पढ़कर कुछ टाइम ही कट जाएगा, फिर शायद भूख भी ना लगे। ऐसा सोचकर सोना ने उस किताब का पहला पन्ना खोला और उसे बड़े ही ध्यान से पढ़ने लगी। उस पन्ने पर एक बड़ी ही खास जगह के बारे में लिखा हुआ था। ये किताब तो एक परी लोक के बारे में है, जहाँ सब कुछ ठीक वैसा ही है जैसा मैंने अपने सपने में देखा था। ये सब है तो अजीब, पर फिर भी बहुत मजेदार है। सोना उस किताब को पढ़ती रही, लेकिन पहला पन्ना पूरा पढ़ते ही वो अचानक बेहोश हो गई, और फिर कुछ ही मिनटों बाद जब उसे होश आया तो उसके आसपास सब कुछ बदल चुका था। ये सब क्या है? हे भगवान, ये तो बिल्कुल वैसी ही जगह है जैसी मैंने अपने सपने में देखी थी, पर ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं मैं फिर से सपना तो नहीं देख रही? नहीं सोना, ये सपना नहीं, सच है, तुम हमारे परीलोक में हो। ये सारी बातें सोना से एक परी ने कही जो उसके ठीक सामने ही खड़ी थी। सोना हैरान थी क्योंकि उस परी ने जो कुछ कहा वो बिल्कुल सच था। अब आप कौन है? और वो किताब कहाँ गई? मैं एक परी हूँ, यही परीलोक मेरा घर है, और वो किताब वहीं पर है, और असल में तुम भी वहीं पर हो। यकीन नहीं होता तो ये देखो। इतना कहकर उस परी ने सोना की तरफ एक जादुई आईना बढ़ा दिया, जिसमें सोना अपने पुराने रूप और पुराने घर में ही थी और आराम से सो रही थी। वो जादुई किताब भी उसके पास ही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं वहाँ और यहाँ एक साथ कैसे हो सकती हूँ? जादू से कुछ भी हो सकता है सोना। वैसे वहाँ सिर्फ तुम्हारा शरीर है, असल में तुम यहीं पर हो। जब तक तुम यहाँ रहोगी तब तक उस दुनिया में तुम ऐसे ही सोती रहोगी। डरने वाली कोई बात नहीं है। तुम जब चाहे वहाँ पर वापस भी जा सकती हो। अब ये सब छोड़ो और ये बताओ कि क्या तुम यहाँ घूमना नहीं चाहोगी? हाँ, क्यों नहीं, मुझे ये पूरी जगह देखनी है। ठीक है, तो फिर चलो मेरे साथ, तुम्हारे लिए यहाँ बहुत कुछ है। उस परी ने सोना को पूरे परीलोक की सैर करवाई और फिर वो सोना को एक बड़े से महल में लेकर गई। कितना बड़ा महल है ये, और कितना सुंदर भी है, लेकिन यहाँ रहता कौन है? ये परी महल हमारे राजा जी का है, वो वहाँ पर उनका कमरा है। अच्छा, तो चलिए ना, मुझे राजा जी से मिलना है। हाँ, पर पहले तुम कुछ खा तो लो, तुम्हें भूख लगी होगी ना। परीलोक की खूबसूरती में सोना इस कदर खो गई थी कि उसे भूख का एहसास ही नहीं रहा। लेकिन फिर परी ने जब उसे खाने की मेज पर बिठाया तो उसकी आंखें चमक उठी। इतना सारा खाना, ये सब मेरे लिए है क्या? हाँ, सब तुम्हारे लिए है, खाओ ना। उस दिन सोना ने कई सालों के बाद जी भर कर खाया और फिर थैंक यू परी जी, सच में मजा ही आ गया। अब हम क्या करेंगे? तुम्हें राजा जी से मिलना था ना, तो फिर चले। लेकिन रुको, तुम ये कपड़े पहनकर राजा जी के सामने नहीं जा सकती। इतना कहकर परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और इसके साथ ही सोना के फटे पुराने कपड़े एक सुंदर सी पोशाक में बदल गए। अब सोना भी बिल्कुल एक परी जैसी ही लग रही थी। अब तुम राजा जी से मिल सकती हो, चलो मेरे साथ। और मेरी एक बात ध्यान से सुनो, राजा जी से अदब से बात करना, उनसे ऐसा कुछ मत कहना जिससे वो नाराज हो जाए। जी ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। इसके बाद वो परी सोना को राजा जी के कमरे में लेकर गई। वो कमरा बहुत ही बड़ा और शानदार था। ऐशो आराम की हर चीज थी उस कमरे में। सोना, तुम यहीं बैठकर इंतजार करो, राजा जी बस आते ही होंगे। अब मैं तुमसे थोड़ी देर में मिलती हूँ।
इतना कहकर परी वहां से चली गई और सोना काफी देर वहीं इंतजार करती रही। फिर अचानक उसे कुछ हलचल सुनाई दी। कौन है? ये आप हैं क्या राजा जी? सोना की बात का किसी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसे एक विशाल कदकाठी वाली परछाई दिखाई दी। सोना समझ गई कि ये परीलोक के राजा ही हैं। सोना ने फौरन झुककर राजा जी का अभिवादन किया। राजा जी, मैं सोना हूँ। एक जादुई किताब मुझे यहाँ लेकर आई है। यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है और सब लोग भी बहुत अच्छे हैं। वो परी जी, उन्होंने मुझे कितने प्यार से खाना खिलाया, मुझे ये ड्रेस गिफ्ट की। सच में मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। लेकिन अब मुझे वापस जाना होगा, क्योंकि मेरे चाचा चाची घर आने ही वाले होंगे। उनके आने से पहले मुझे वापस जाना होगा। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, कभी नहीं जाओगी। आपका चेहरा और आपकी आवाज। नहीं, मुझे घर जाना है, अभी जाना है। देखो, तुम रो नहीं। तुम जाना चाहती हो ना, तो ठीक है, तुम जा सकती हो। सोना बुरी तरह से डर गई थी, क्योंकि असल में परीलोक का राजा एक राक्षस था जो देखने में बहुत ही भयानक था और उसकी आवाज भी बहुत डरावनी थी। सोना परीलोक में एक पल भी नहीं रुकना चाहती थी, वो बस रोए जा रही थी। राजा ने फौरन परी को बुलाकर सोना को वापस उसके घर भेजने का आदेश दिया। लेकिन राजा जी, अगर सोना चली गई तो आपको उस जादूगर के श्राप से मुक्ति कैसे मिलेगी? श्राप? कैसा श्राप? ये कई साल पहले की बात है। एक बुरे जादूगर ने हमारे परीलोक पर हमला कर दिया था। उसने हमारी रानी परी और राजा जी को मार दिया। तब हमारे राजकुमार जी ने हिम्मत दिखाकर उस जादूगर का मुकाबला किया और उसे यहाँ से मार भगाया। लेकिन उस दुष्ट जादूगर ने जाते जाते हमारे राजकुमार जी को श्राप देकर एक राक्षस में बदल दिया, लेकिन वो इनका दिल नहीं बदल पाया। सच तो ये है कि आज भी अगर वो जादूगर परीलोक से दूर है तो वो इनकी वजह से ही है। अब यही हमारे राजा है, लेकिन ये मुसीबत में है। उस जादूगर के श्राप की वजह से ये धीरे धीरे बदलते जा रहे हैं और हमें डर है कि कहीं एक दिन वो श्राप इन पर पूरी तरह हावी ना हो जाए। मैं समझ गई परी जी। अब आप ये बताइए कि मैं आप लोगों की क्या मदद कर सकती हूँ? वो जादुई किताब जो तुम्हें यहाँ लेकर आई, असल में वो किताब हमारी रानी जी की थी, जिसमें हमारे परीलोक का पूरा इतिहास और भविष्य दोनों लिखे हुए हैं। और उसी किताब के अनुसार तुम्हें हमारे परीलोक की अगली रानी बनना है। क्या? मैं? नहीं, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं वो नहीं हूँ। नहीं सोना, उस किताब ने तुम्हें खुद ढूंढा है। इसका मतलब यही है कि हमारे परीलोक का भविष्य अब सिर्फ तुम्हारे हाथों में ही है। तुम एक पवित्र आत्मा हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी खासियत है। वो तुम ही हो जो हमारे राजा जी को इस भयानक श्राप से मुक्ति दिला सकती हो। सोना डरी हुई तो थी, लेकिन वो परीलोक और वहाँ के राजा की मदद भी करना चाहती थी। इसलिए उसने हिम्मत दिखाते हुए परीलोक के राजा से शादी के लिए हाँ कह दिया। और फिर ठीक वैसा ही हुआ जैसा कि उस परी ने कहा था। सोना और परीलोक के राजा की शादी होते ही बुरे जादूगर का श्राप टूट गया और राक्षस बन चुका परीलोक का राजा एक सुंदर नौजवान में बदल गया और सोना एक परी में। इसके साथ ही वो जादुई किताब सोना के असली शरीर के साथ परीलोक में आ गई। रानी जी, लीजिए, इस किताब ने ही आपको चुना है और अब से ये आपकी ही है और अब से आप हम में से ही एक हैं। सोना ने उस किताब को माथे से लगाया और उसे अपने पास संभाल कर रख लिया। ये उसके दुखों का अंत तो था ही, साथ ही परीलोक के नए भविष्य की शुरुआत भी थी। Please subscribe this channel.